This is Dr. Anjali Awadhya, Professor Physics, Government Nagarjuna, PG College of Science, रायपुर, छत्तीसगढ़। आज हम बात करने जा रहे हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल्स इन अ मैग्नेटिक फील्ड, किसी चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण की गति के प्रकारों के बारे में। तो सबसे पहले हमको ये जानना होगा कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र होता है इसकी प्रकृति क्या होती है। कोई भी क्षेत्र जब उत्पन्न होता है उसका कोई ना कोई सोर्स होता है, तो ज़रूर कोई ना कोई चुंबकीय, क्योंकि मोनोपोल्स तो होते नहीं हैं, तो चुंबकीय डाइपोल NS ध्रुव से बना हुआ कोई चुंबक एक सोर्स के रूप में होगा और उस चुंबक का प्रभाव हमको पता चलता है उससे निकलने वाली बल रेखाएं जहाँ तक फैली हुई होती हैं, और हमको मालूम है कि ये बल रेखाएं जो हैं वो N ध्रुव से S ध्रुव तक जाती हैं। तो बल रेखाओं की जो संख्या होती है वो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा, क्योंकि वहीं से वो इजेक्ट हो रही हैं, फिर बाद में वो दूर दूर होती चली जाती हैं। तो जहाँ पर बल रेखाओं की संख्या पर यूनिट एरिया ज़्यादा है, जिसको हम चुंबकीय फ्लक्स बोलते हैं, वहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज़्यादा होगी, तो ध्रुवों पर सबसे ज़्यादा होती है। और उसके बाद ये चुंबकीय बल रेखाएं दूर दूर होती जाती हैं। तो इस तरीके का एक फील्ड जो है वो चुंबक के चारों तरफ बनता है, जिसको हम चुंबकीय क्षेत्र के रूप में जानते हैं। तो हम देखेंगे कि कैसे कोई आवेशित कण जब इस चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है तो वो सीधी रेखा में भी चल सकता है, वो एक सर्कल के भीतर भी चल सकता है, या वो एक हेलिकल मोशन, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एक सरल रेखा वाली गति का, एक ट्रांसपोर्टेशन का और सर्कुलर मोशन का। तो इस तरह के दो आवेशों का, सरल रेखीय गति और स्फेरिकल मोशन जो है घूर्णन गति, इन दोनों गतियों का समावेश करके जब एक साथ ये करता है गति, तो वो हेलिकल मोशन कहलाता है। तो आइए देखें कि किस तरह से ये चुंबकीय क्षेत्र अलग अलग प्रकार की गतियों को उत्पन्न करता है किसी आवेशित चार्ज में। तो हम जानते हैं कि जब कोई आवेशित कण जो है, जिसका आवेश Q है, वो v वेग से किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, और ये जो चुंबकीय क्षेत्र है ये इस पेपर की दिशा के लंबवत है। जिस पेपर पर आपको ये सर्कल दिखाई दे रहा है इसके लंबवत है, और इसको जनरली क्रॉस के चिन्ह से हम दिखाते हैं। तो पूरे पेपर में आप देख रहे हैं कि क्रॉस का चिन्ह बना हुआ है, मतलब इस पेपर के आर पार लंबवत चुंबकीय जो बल रेखाएं हैं वो चुंबकीय क्षेत्र का निर्माण कर रही हैं। तो Q आवेश जो v वेग से चल रहा है और B चुंबकीय क्षेत्र में, जो B चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है अगर, तो उसमें एंट्री करता है, तो उस पर लगने वाला बल जो है Q v क्रॉस B से दिया जाता है। अब क्योंकि ये चुंबकीय बल जो है वो क्योंकि v क्रॉस B से दिया जा रहा है, और हमको मालूम है कि किन्हीं भी दो सदिश राशियों का जो क्रॉस प्रोडक्ट होता है तो उसका जो रिजल्टेंट होता है वो उन दोनों सदिश राशियों के लंबवत दिशा में होता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो चुंबकीय बल लग रहा है उस आवेश पर, उसकी दिशा उस कण के वेग की दिशा और उस कण पर लगने वाले चुंबकीय क्षेत्र की दिशा, इन दोनों के ही लंबवत होगी। तो इस तरह से हम देख सकते हैं कि बल जो है वो इसको एक कर्व्ड पाथ में घुमाने की कोशिश करेगा। B और V इन दोनों के लंबवत जो बल होगा वो इस कण को एक कर्व देने की कोशिश करेगा, घुमाने की कोशिश करेगा। हर बिंदु पर बल जो है वो वेग के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, और इस तरह से परिणाम ये निकलेगा कि हर बिंदु पर कण जो है वो उसकी दिशा बदलती चली जाएगी। तो लगातार दिशा बदलती चली जाती है और आपको एक कंप्लीट सर्कल मिलता है जब वो कण जो है वो किसी चुंबकीय क्षेत्र के अंतर्गत गति करता है। अब यहाँ पर एक चीज़ हमको ध्यान रखना है कि वेग की दिशा बदल रही है, लेकिन वेग का परिमाण मतलब मैग्नीट्यूड नहीं बदल रहा है। तो इसलिए हमको एक समान त्रिज्या का एक वृत्त हमको यहाँ पर मिल रहा है। और दूसरी बात कि ये जो बल होता है इसकी दिशा निकालने के लिए हम हमेशा राइट हैंड रूल का उपयोग कर सकते हैं, और राइट हैंड रूल में जो बल है
वो मिडिल फिंगर से दिखाया जाता है, वेग जो है वो प्रथम पहली जो उंगली है उससे दिखाया जाता है, और जो थंब होता है वो जो है बल की दिशा को बतलाता है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि अगर हम दायां हाथ अपना लगा कर देखें तो बल की दिशा जो है वो मिडिल फिंगर की तरफ है, वेग की दिशा जो पहली उंगली है उसकी तरफ, तर्जनी की तरफ है, और बल की दिशा इस पेपर के आर पार है। तो इस प्रकार F = Q × V × B, इस फॉर्मूले के सहायता से हम ये बतला सकते हैं कि अगर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा वेग के लंबवत हो तो कण जो है, कोई आवेशित कण, वो हमेशा एक सर्कल बनाएगा और एक घूर्णी गति या सर्कुलर मोशन करेगा। अब हम अगर गणना करना चाहें कि क्योंकि कण जो है वो एक सर्कुलर मोशन कर रहा है, किसी भी तरह के सर्कुलर मोशन के लिए, वृत्तीय गति के लिए एक सेंट्रीपिटल फोर्स तो हमको चाहिए, अभिकेंद्रीय बल चाहिए, जो लगातार उसको उस मार्ग पर, निश्चित मार्ग पर घूर्णन करने के लिए या गति करने के लिए कंपेल करेगा। और ये जो बल है ये इसको मिलेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण उत्पन्न बल से। मतलब ये जो बल है F = Q V × B। अब क्योंकि V और B पहले ही हमने बताया कि परपेंडिकुलर हैं, तो V × B का मतलब होता है VB sin थीटा, और sin थीटा जो है sin 90 के लिए 1 होता है, क्योंकि 90 डिग्री का एंगल है V और B के बीच में। तो Q V × B जो है सिंप्लीफाई हो जाता है QVB, हम इसको लिख सकते हैं। जो सेंट्रीपिटल फोर्स है वो हमको मालूम है mv²/r होता है, जहाँ V कण का वेग है, m द्रव्यमान है और r वो उस वृत्त की त्रिज्या है जिसमें वो कण गति कर रहा है। अब क्योंकि ये जो चुंबकीय बल है उसी के कारण ये घूर्णन गति हो रही है, तो हम कह सकते हैं कि संतुलित गति के लिए या संतुलन की अवस्था में एक समान गति के लिए QVB जो है mv²/r के बराबर होना चाहिए। तो यहाँ इस इक्वेशन से हम निकाल सकते हैं कि उस वृत्त की त्रिज्या कितनी होगी जिसमें कि ये कण गति कर रहा है। तो R बराबर हमको मिलता है mv/QB। तो इस फॉर्मूले से हम R त्रिज्या का मान निकाल सकते हैं। तो हम ये देख सकते हैं कि ये जो त्रिज्या है वो किसी भी कण के लिए अगर उसका वेग हम बदल दें तो त्रिज्या बदल जाएगी, वेग के समानुपाती है, और जो चुंबकीय क्षेत्र अगर हम बढ़ा दें तो त्रिज्या घट जाएगी। तो ये चुंबकीय क्षेत्र के व्युत्क्रमानुपाती है, त्रिज्या का अनुपात। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ जो हम गणना कर सकते हैं वो है कि कोई भी कण जो है वो अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो उसका टाइम पीरियड क्या है, उसका आवर्तकाल कितना है, एक चक्कर लगाने में कितना समय लगता है। तो ये हमको क्योंकि v मालूम है और ये भी हमको मालूम है कि 2π ओमेगा जो है वो t के बराबर होता है, तो ओमेगा = r/v। तो t का मान हम निकाल सकते हैं 2π r/v इस फॉर्मूले से, और हमको इसका मान मिल जाता है क्योंकि हमने r पहले ही निकाल लिया है mv/QB। तो इसलिए हम कह सकते हैं t जो है आवर्तकाल वो 2π m/QB के बराबर होगा। तो यहाँ पर एक चीज़ और इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आगे जब हम साइक्लोट्रॉन में इस प्रॉपर्टी का, मैग्नेटिक फील्ड की इस प्रॉपर्टी का यूज़ करेंगे तो वहाँ पर हमको टाइम पीरियड से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट एक चीज़ होती है जिसको कहते हैं फ्रीक्वेंसी, साइक्लोट्रॉन फ्रीक्वेंसी जिसको हम कहते हैं। वो फ्रीक्वेंसी हमको पता होगी तो हम ये पता लगा पाएंगे कि हमको कितना इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी कितना रखना चाहिए ताकि उसकी फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच करे। तो फ्रीक्वेंसी निकालना होता है तो हमको मालूम है कि आवृत्ति मतलब 1 सेकंड में लगाए गए चक्करों की संख्या वो 1/t के बराबर होती है। तो अगर t का फॉर्मूला हमने निकाल लिया है 2π m/QB, तो आवृत्ति का फॉर्मूला जो होगा QB/2πm, मतलब इसका इन्वर्स सिंपली वो आवृत्ति का फॉर्मूला हो जाएगा। तो ये हमने देखा कि किस तरीके से आवृत्ति निकाल सकते हैं, आवर्तकाल निकाल सकते हैं, त्रिज्या निकाल सकते हैं। अब अगर हम एक ऐसी स्थिति की कल्पना करें कि जिसमें एक आवेशित कण किसी चुंबकीय क्षेत्र में प्रवेश करता है, लेकिन उसका वेग जो है वो चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत नहीं है। इसके पहले हमने देखा था कि V और B एक दूसरे के लंबवत हैं, ठीक 90 डिग्री पर वो एंट्री कर रहा है, लेकिन V जो है वो परपेंडिकुलर नहीं है B के। तो हमको V के घटक निकालने पड़ेंगे कि कौन सा घटक B के दिशा में है या क्षैतिज दिशा में है, कौन सा घटक लंबवत दिशा में है, और इनके अलग अलग प्रभाव होंगे। क्योंकि B के लंबवत दिशा में जो घटक होगा उसके लिए तो हम कैलकुलेशंस कर चुके हैं, लेकिन V के पैरेलल दिशा में जो
वेग का घटक होगा वो किस प्रकार से कण की गति को प्रभावित करेगा, हम ये निकालना चाहते हैं। तो जो वेग है, मान लीजिए चुंबकीय क्षेत्र से थीटा एंगल बनाता है, तो जो परपेंडिकुलर घटक हो जाएगा, लंबवत घटक, वो v साइन थीटा हो जाएगा, और जो पैरेलल या चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर घटक हो जाएगा वो v कॉस थीटा हो जाएगा। तो थीटा अगर एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड b हो तो हमको वेग के दो घटक लेने होंगे, v साइन थीटा और v कॉस थीटा। अब ये जो कंपोनेंट वेग जो है, जो पैरेलल है चुंबकीय क्षेत्र के, तो ये एक ही दिशा में चलेगा एक नियत वेग से, जबकि जो परपेंडिकुलर मोशन है उसके कारण परपेंडिकुलर घटक जो है वेग का वो बिल्कुल पहले जैसा एक सर्कुलर मोशन होता है उसके प्रभाव में। तो चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव जो है वो इस तरह से होगा कि वो चुंबकीय क्षेत्र उस वेलोसिटी जो के कंपोनेंट को हर बिंदु पर उसकी दिशा बदलता चला जाएगा। चुंबकीय बल QVB चुंबकीय बल लगेगा, तो हमने पहले भी देखा कि उसके कारण एक सर्कुलर मोशन आपको मिलेगा। तो जो परपेंडिकुलर घटक है वो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। अब जो पैरेलल घटक है, अब हमको मालूम है कि F = QV क्रॉस B होता है। अब अगर V पैरेलल है B के तो VB साइन थीटा का मान कितना हो जाएगा, साइन 0 हो जाएगा, और अगर 0 हो जाएगा तो ये फोर्स 0 हो जाएगा, मतलब कि क्षैतिज दिशा में कोई भी वेग नहीं काम करेगा। और इसलिए हम कह सकते हैं कि चुंबकीय क्षेत्र जो है उसके कारण क्षैतिज दिशा में एक कांस्टेंट मोशन हमको मिलेगा, मतलब एक सरल रेखा में कण गति करता रहेगा। क्षैतिज गति जो होगी वो सरल रेखीय गति होगी। तो दो गतियों का समावेश हो गया, एक जो परपेंडिकुलर घटक है वो सर्कुलर मोशन करवा रहा है कण को, और साथ ही साथ क्षैतिज दिशा में एक सरल रेखा में वो कण आगे भी बढ़ता चला जा रहा है। तो इन दोनों का कॉम्बिनेशन क्या होता है कि आपको एक हेलिकल मोशन मिलता है, मतलब एक सर्कल जैसे ही कंप्लीट होता है तब तक क्षैतिज बल जो है वो उसको थोड़ा सा आगे ले जाता है। तो ये जो आगे जितना ले जाता है, जितनी दूरी एक चक्कर लगाने के बाद वो जितने दूर क्षैतिज दिशा में आगे बढ़ता है वो उस हेलिकल मोशन का पिच कहलाता है, तो या चूड़ी अंतराल जिसे हम कहते हैं। तो ये पिच जो है ये उस हेलिक्स का पिच बनाता है, जो एक बार पूरा गोल घूमने के बाद फिर नेक्स्ट स्पाइरल उससे थोड़े डिस्टेंस पर उसके थोड़ा आगे जाकर बनाता है, फिर थर्ड स्पाइरल जो है वो उससे भी थोड़ा आगे जाकर बनाता है। तो एक निश्चित अंतराल में ये जो सर्कुलर मोशन है, सर्कुलर मोशन का रेडियस भी नहीं बदलता है, मैग्नीट्यूड नहीं बदलता है, कुछ भी नहीं बदलता है, सिर्फ उसकी पोजीशन बदल जाती है, मतलब वो एक्स दिशा में लगातार वो सर्कल आगे बढ़ता चला जाता है। तो आपको एक हेलिकल मोशन दिखाई देता है। अब ये पिच हम कैसे निकालेंगे, तो ये जो पिच है ये इसका फॉर्मूला होता है P = क्षैतिज दिशा में वेग का घटक, मतलब v cos थीटा इनटू द टाइम पीरियड। तो कितना डिस्टेंस वो ट्रैवल करेगा, क्योंकि दूरी जो होती है, अगर हम दूरी सिंपली वेलोसिटी का हमको फॉर्मूला पता है, वेग बराबर दूरी बटे समय, तो वो v क्षैतिज दिशा में जो वेग है उसके कारण वो p दूरी तय कर रहा है, कितने समय में, एक आवर्तकाल तय करने के दौरान। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि v पैरेलल, दैट इज़ वेग का जो क्षैतिज घटक है वो P/T के बराबर है, या जो पिच है P मतलब कितनी दूरी वो सर्कल तय करता है वो बराबर हो गया पैरेलल घटक जो आप ले रहे हैं समांतर घटक वेलोसिटी का V पैरेलल × T के बराबर। तो ये हम देख सकते हैं कि जब वेग जो है वो 100% 90 डिग्री पर ना आकर किसी एंगल थीटा पर वो चार्ज जो है वो मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, तो उस समय हमको एक हेलिकल मोशन दिखाई देता है। तो चित्र में आप देख पा रहे हैं कि किस तरीके से V परपेंडिकुलर y दिशा में और V पैरेलल x दिशा में काम कर रहा है। इन दोनों का परिणामी ये होता है, रिजल्टेंट V दिशा में आपको दिखाई दे रहा है, और जो सर्कल है वो लगातार आगे बढ़ते चले जा रहे हैं। तो एक हेलिकल मोशन में वो चार्ज जो है वो आ जाता है। तो इस तरीके से हमने दोनों तरह के वेगों के बारे में चर्चा की और दोनों तरह के मोशन के बारे में चर्चा की किसी चार्ज पार्टिकल के, कि जब वो आवेश की गति जो है, वेग जो है वो ठीक परपेंडिकुलर हो तब सर्कल बनता है, और जब वो परपेंडिकुलर ना हो, किसी एंगल थीटा से प्रवेश करे, तो फिर उस समय एक हेलिक्स बनता है।
अब हर बार हम बात करते हैं एक समान चुंबकीय क्षेत्र की, तो कभी हमने सोचा कि एक समान चुंबकीय क्षेत्र या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड कैसे जनरेट किया जाता है। क्योंकि अगर हम कोई भी यू शेप का एक हॉर्स शू या घोड़े की नाल के शेप का बना हुआ चुंबक लेते हैं, तभी भी चुंबकीय बल रेखाओं की संख्या जो है वो हमेशा पोल्स पर ज़्यादा होती है। और जो है जैसे जैसे पोल से, ध्रुवों से हम दूर जाते हैं तो वो बल रेखाएं एक दूसरे से दूर होती जाती हैं। तो एक यूनिफॉर्म फील्ड हम मान ज़रूर लेते हैं, लेकिन होना मुश्किल है। तो ये संरचना एक इलिप्स की आपको दिखाई दे रही है। और एक बहुत बड़े वॉल्यूम में अगर हमको मैग्नेटिक फील्ड, कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड चाहिए, तो इसके लिए एक तरीका यहाँ पर हम डिस्कस कर रहे हैं कि एक स्फीयर पर आप एक कॉइल को लपेट देते हैं और इस कॉइल से आप धारा प्रवाहित करते हैं। तो जब इस तरह का आप अरेंजमेंट करते हैं तो यहाँ इस कॉइल के भीतर का जो हिस्सा है वहाँ पर पूरी तरह से एक समान यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उत्पन्न किया जा सकता है। तो चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण किस प्रकार से गति करते हैं ये जान लेने के बाद उसके कई उपयोग सामने आए। उनमें से एक है मैग्नेटिक बॉटल। तो जब भी प्लाज्मा जनरेट किया जाता है, तो प्लाज्मा मतलब आवेशित कण, हाईली एनर्जेटिक आयंस होते हैं। तो और ये लगातार मोशन करते रहते हैं, इनकी काइनेटिक एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी भी बहुत ज़्यादा होती है। इनको रखने के लिए हम किस तरह का अरेंजमेंट करें, क्योंकि किसी भी साधारण कंटेनर में हम इनको नहीं रख पाएंगे। तो इसलिए मैग्नेटिक बॉटल की युक्ति जो है चुंबकीय क्षेत्र के प्रभाव का उपयोग करके बनाया गया। तो अगर हम ये देखें कि अगर कोई पार्टिकल जो है वो किसी स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में ट्रैवल कर रहा है, एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा हाई मैग्नेटिक फील्ड में कोई पार्टिकल ट्रैवल कर रहा है और वहाँ से वो एक वीक मैग्नेटिक फील्ड में जाता है, मतलब मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन आपने क्रिएट किया। पहले एक स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, उसके बाद एक वीक मैग्नेटिक फील्ड है और उसके बाद एक रीजन आपने फिर क्रिएट किया स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड का। तो अगर कोई पार्टिकल चार्ज पार्टिकल है, वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से वीक मैग्नेटिक फील्ड में तो ट्रैवल करता है, लेकिन वीक मैग्नेटिक फील्ड से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड में जब वो जाने की कोशिश करता है तो वहाँ से वो रिफ्लेक्ट बैक हो जाता है। ये ठीक वैसा ही है जैसे कि कोई एक आपने धागा लिया और उस धागे में आपने तरंगें उत्पन्न करने की कोशिश की। उसको स्ट्रेच स्ट्रिंग है और आपने उसको एक पॉइंट से खींच के छोड़ दिया तो उसमें तरंगें उत्पन्न हो जाती हैं। अब ये तरंगें चलती रहती हैं उस स्ट्रिंग में, और अगर दूसरा एंड किसी जगह पर आपने बांध दिया है, किसी खीले से आपने बांध दिया है, तो वहाँ जाके ये तरंगे जो हैं वो रिफ्लेक्ट हो जाती हैं और इस तरीके से एक तरंग जो आपने जब जनरेट की तो वो प्लस एक्स दिशा में जाती है। जब हार्ड वॉल आती है, डेड वॉल आती है, तो वहाँ से टकराकर वो तरंग रिफ्लेक्ट हो जाती है। तो ठीक ऐसा ही दोनों एंड पर होता है ना। तो हमने एक बीच में वीक फील्ड रखा है और उसके दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड रखा है। तो क्या होगा कि वीक फील्ड में वो प्लाज्मा जो है वो कन्फाइंड हो जाएगा और दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है, तो वो स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से जैसे ही प्लाज्मा के आयनाइज्ड पार्टिकल्स टकराते हैं वो वहाँ से रिफ्लेक्ट बैक हो जाएंगे। तो चारों तरफ जो है स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड लगा दिया जाता है और इस तरह से प्लाज्मा को ट्रैप करके रखा जा सकता है। ये फिनोमिना नेचर में भी पाया जाता है। नेचर में जो पृथ्वी के चारों तरफ का एटमॉस्फेयर है उसमें एक लेयर है जिसको कहा जाता है वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट। ये पृथ्वी के चारों ओर है और उसमें पूरी तरह से चार्ज्ड पार्टिकल जो नाइट्रोजन और ऑक्सीजन के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी वाले फील्ड में, इलेक्ट्रिक फील्ड में या कॉस्मिक रेज वगैरह को से टकराकर ये आयनाइज्ड हो जाते हैं, लेकिन ये वहाँ पर कन्फाइंड रहते हैं क्योंकि ये पृथ्वी के चुंबकीय ध्रुवों के बीच का जो क्षेत्र है वहाँ पर दोनों तरफ स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड है और बीच में वीक मैग्नेटिक फील्ड है। तो इस वीक मैग्नेटिक फील्ड में वो कन्फाइंड हो जाते हैं। तो ये वॉन एलन रेडिएशन बेल्ट जो है ये एक मैग्नेटिक बॉटल का काम करती है नेचर में। ये यहाँ पर एक और प्रभाव जो चुंबकीय क्षेत्र का दिखाई पड़ रहा है कि ये जो ऑरोरा बोरियोलिस हम कहते हैं कि नॉर्दर्न लाइट्स कहते हैं, जो चुंबकीय
पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र का ही एक प्रभाव है। पृथ्वी एक बहुत बड़े चुंबक का काम करती है, जिसका एक नॉर्थ पोल होता है और एक साउथ पोल होता है। अब पृथ्वी के चुंबकीय होने का कारण क्या है? हमको पता है पृथ्वी की संरचना, कि पृथ्वी का कोर जो होता है उसमें सब हॉट मेटल्स होते हैं, और क्योंकि पृथ्वी गोल घूम रही है तो ये हॉट मेटल जो प्लाज्मा के फॉर्म में होते हैं ये गोल घूमते हैं और बद्ध धाराओं का निर्माण करते हैं, और इसकी वजह से चुंबकीय प्रभाव होता है, जिससे पृथ्वी का एक नॉर्थ पोल और एक साउथ पोल आपको दिखाई देता है। तो यहाँ पर जो वॉन एलन बेल्ट है, वहाँ पर जो आयंस ट्रैप्ड हो जाते हैं वो कॉस्मिक रेज से जो इलेक्ट्रॉन एटमॉस्फेयर से एंट्री लेते हैं अर्थ के एटमॉस्फेयर में, उनसे टकराते हैं, डिस्चार्ज होते हैं, और वही डिस्चार्ज जो है आपको ऑरोरा बोरियोलिस के रूप में दिखाई देता है। और स्पाइरल मैग्नेटिक फील्ड की वजह से एक स्पाइरल मोशन, हेलिकल मोशन इन चार्ज पार्टिकल्स का हमको दिखाई पड़ता है। इसी तरीके से मैग्नेटिक फील्ड का उपयोग किया जाता है हाई एनर्जी पार्टिकल फिज़िक्स में। अगर हम किसी रेडियो एक्टिव पार्टिकल को किसी टारगेट तक पहुंचाना चाहते हैं, हमने सेपरेट किया और उसके बाद हम किसी टारगेट तक पहुंचाना चाहते हैं, तो हम जानते हैं कि चार्ज पार्टिकल हैं वो किसी भी फील्ड से टकराने के बाद किसी भी चार्ज पार्टिकल जब किसी भी मैग्नेटिक फील्ड के भीतर प्रवेश करते हैं तो वो एक स्फेरिकल पाथ में मुड़ जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कैसे एक ट्यूब है जिसके भीतर एक पर्टिकुलर एरिया में हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, तो ये आइसोटोप्स को बेंड कर देता है, तो बीम डिफ्लेक्टर का काम करता है और जिस टारगेट पर हमको वो पार्टिकल ले जाना है वहाँ ले जाकर उसको हिट कर देता है। इसके बाद हम देख सकते हैं कि अगर मैग्नेटिक फील्ड है, कोई प्रोटॉन है जो कि एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड जिसका मान है 1 × 10⁻⁴ टॉर, इस फील्ड में एक प्रोटॉन एंट्री करता है और एंट्री करते समय उसकी स्पीड है 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड। तो हम एक हेलिकल पाथ पर वो प्रोटॉन गति करेगा। हम ये जानना चाहते हैं कि वो प्रोटॉन किस एंगल पर मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करे ताकि उसका जो पिच है वो उस हेलिक्स के रेडियस के बराबर हो जाए। तो प्रश्न समझ में आ रहा है। प्रॉब्लम्स हमने इसलिए लिए क्योंकि इस तरह के प्रॉब्लम्स ही अक्सर पूछे जाते हैं कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में। तो अभी हमने देखा कि अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हेलिकल पाथ में कण गति करने लगता है जब वो 90 डिग्री पर नहीं होता मैग्नेटिक फील्ड के। तो हम यही जानना चाहते हैं कि किस एंगल पर प्रोटॉन मैग्नेटिक फील्ड में एंट्री करे, जबकि मैग्नेटिक फील्ड की वैल्यू दे दी गई है 1 × 10⁻⁴ टॉर है और स्पीड दे दी गई है कण की 5 × 10⁵ मीटर पर सेकेंड है। तो किस एंगल पर हम उसको अंदर एंट्री करें प्रोटॉन की, ताकि जो उसका पिच है, अब पिच का फॉर्मूला हमको पहले से ही पता है, तो जो पिच है वो रेडियस के बराबर हो जाए उस हेलिक्स का। तो हमने दोनों ही तरीके से देखा कि जो सर्कल बनेगा उसका रेडियस कितना होगा। तो ये हम निकालते हैं कि परपेंडिकुलर वेलोसिटी जब होती है QV × B में, तो ये वेलोसिटी जो है वो सेंट्रीपिटल फोर्स के बराबर होती है, वहाँ से रेडियस का मान निकालते हैं और पिच का मान जो है वो पैरेलल वेलोसिटी से निकालते हैं। तो ये हिंट भी आपको दे दिया गया है, तो आप इसको ट्राई करना चाहेंगे और अभी प्रेजेंटेशन के दौरान हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जैसा हिंट था कि हमको प्रश्न ये दिया गया है कि पिच जो है वो रेडियस के बराबर होना चाहिए। तो पिच रेडियस के बराबर कब होगा, तो हमने पिच का मान रख दिया और रेडियस का मान रख दिया। रेडियस हो गया mv परपेंडिकुलर अपॉन QB और जो पिच है वो v पैरेलल t के बराबर हो गया। तो v पैरेलल का मतलब है v cos थीटा, t का मान है 2πm/QB, v परपेंडिकुलर का मतलब है v sin थीटा। तो हमको एंगल ही निकालना है, इसलिए हम साइन थीटा और कॉस थीटा को मिलाकर टेन थीटा रख देते हैं और इस फॉर्मूले में हम देखते हैं बाकी सारी चीज़ें कैंसिल हो जाती हैं। तो टेन थीटा की वैल्यू हमको 2π मिलता है और रेडियन में आप थीटा का मान यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ इस एग्जाम्पल को इसलिए लिया है क्योंकि इसमें लगभग सारे फॉर्मूले हमने जितने अभी तक डिराइव किए हैं मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल अंडर मैग्नेटिक फील्ड, वो सारे के सारे यहाँ पर काम आ रहे हैं। तो इट विल बी क्वाइट हेल्पफुल। इसी तरीके से अब हम ये देखना चाहेंगे कि जो की पॉइंट्स हैं अबाउट द मोशन ऑफ चार्ज पार्टिकल इन अ मैग्नेटिक फील्ड, की पॉइंट्स हमको क्या क्या याद रखने लायक बातें हैं, वो ये कि ये जो चुंबकीय क्षेत्र में कोई कण गति करता है तो
हमको एक सीधी रेखा में गति भी मिल सकती है अगर v पैरेलल हो b के। अगर v परपेंडिकुलर b के हो तो फिर हमको एक सर्कुलर मोशन मिल सकता है। जबकि इलेक्ट्रिकल फील्ड में सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड के पैरेलल ही चार्ज जो है वो गति कर सकता था। फिर मैग्नेटिक फील्ड जो है वो भी डिफ्लेक्ट करने का काम करता है, इलेक्ट्रिक फील्ड भी डिफ्लेक्ट करने का काम करता है। मैग्नेटिक फील्ड की दिशा जो है राइट हैंड रूल से निकाली जा सकती है, जबकि जो विद्युतीय क्षेत्र है वो तो हमको पता ही है कि वो हमेशा पैरेलल चल रहा है, तो उसकी दिशा निकालना कोई कॉम्प्लिकेशन नहीं है। लेकिन यहाँ पर आपको हमेशा राइट हैंड रूल का इस्तेमाल करना होगा अगर आप चुंबकीय क्षेत्र की दिशा निकालना चाहते हैं या लगने वाले बल की दिशा निकालना चाहते हैं। तो एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा, क्योंकि वो बल लगाता है और बल के द्वारा कुछ ना कुछ कार्य किया जाता है, लेकिन चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर कोई काम नहीं किया जाता। क्यों? क्योंकि चुंबकीय बल जो है वो F = QV क्रॉस B है। तो यहाँ पर जो क्रॉस प्रोडक्ट आया है इसके कारण जब भी आप वर्क डन कैलकुलेट करेंगे तो वहाँ पर एक टर्म आएगा B.dr, और किसी भी क्लोज्ड पाथ के लिए B.dr जो है वो ज़ीरो होता है। मैग्नेटिक फील्ड के लिए गॉसियन लॉ से हम ये जानते हैं। तो इसलिए चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा चार्ज पार्टिकल पर कोई भी काम नहीं किया जाता है। और एक और बात जो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, लेकिन यहाँ फिर से ध्यान रखना ज़रूरी है कि चार्ज पार्टिकल का वेग अगर चुंबकीय क्षेत्र के समानांतर हो तो वो एक सरल रेखा में गति करेगा और उस पर कोई बल नहीं लगेगा और उसकी वेलोसिटी जो है वो नियत बनी रहेगी। जबकि जब कोई मैग्नेटिक फील्ड ऐसा हो कि उसकी दिशा लंबवत हो तो वो एक सर्कुलर मोशन करेगा। तो ये कुछ की पॉइंट्स हैं जो हमको याद रखने चाहिए। तो चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा किसी चार्ज पार्टिकल को एक सर्कुलर मोशन दिया जाता है। इस घटना का उपयोग करके साइक्लोट्रॉन डिज़ाइन किया गया। साइक्लोट्रॉन जो है वो एक पार्टिकल एक्सेलरेटर है, त्वरित्र है, एक गोलीय त्वरित्र है। तो इस गोलीय त्वरित्र का काम हाई एनर्जी पार्टिकल फिज़िक्स में पड़ता है। जब हम इलेक्ट्रॉन्स को किसी चार्ज पार्टिकल को बहुत ज़्यादा हाई एनर्जी तक एक्सेलरेट करना चाहते हैं तो फ्रांस में एक पार्टिकल एक्सेलरेटर साइक्लोट्रॉन जो है स्विट्ज़रलैंड ज्यूरिख में रखा हुआ, जो 1937 में बनाया गया था, ये स्लाइड में दिखाया जा रहा है। और साथ ही आपको एक वर्किंग दिखाई जा रही है कि कैसे साइक्लोट्रॉन के अंदर एक सर्कुलर पाथ में इलेक्ट्रॉन इंजेक्ट किया जाता है। ब्लू स्पॉट है, एक जगह है ब्लू स्पॉट, उसके सेंटर पे वहाँ से इजेक्ट किया जाता है। और ये जो दो डीज़ दिखाई दे रहे हैं सफ़ेद रंग के, तो ये डीज़ जो है इसके भीतर वो लगातार सर्कुलेट करता है, क्योंकि एक बहुत हाई स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड वहाँ लगा दिया जाता है। उसके अंतर्गत वो सर्कुलर मोशन करता है, हेलिकल मोशन है बेसिकली। और उसके बाद जब हम इसको बाहर निकालना चाहते हैं, जब वो फुली चार्ज हो जाता है तो हम उसको डिफ्लेक्ट कर देते हैं और वो बाहर निकल के टारगेट को हिट करता है। यहाँ पर एक चीज़ और ध्यान रखनी है कि हेलिकल मोशन यहाँ पर क्यों हो रहा है, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड तो आपने कांस्टेंट लगाया हुआ है, लेकिन ये जो दो मेटेलिक डीज़ हैं जिस बिंदु से इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है वहाँ पर एक गैप होता है इन दोनों डीज़ के बीच में, और इन दोनों के बीच RF फ्रीक्वेंसी वाला हाई वोल्टेज AC वोल्टेज लगा दिया जाता है, जिसकी रेडियो फ्रीक्वेंसी से जिसकी दिशा वैरी करती है। तो जब एक डी पॉजिटिव होता है तो दूसरा नेगेटिव, तो इस तरीके से इन दोनों डीज़ के बीच में एक इलेक्ट्रिक फील्ड काम करता है। और जैसे ही इलेक्ट्रॉन इस गैप से गुजरता है तो वो एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट होने के बाद अंडर द एक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड वो सर्कुलर मोशन करता है, और एक डी में वो सर्कुलर मोशन करके जब वापस आता है और इस गैप से दोबारा गुजरता है तो वो फिर से एक्सेलरेट हो जाता है। एक्सेलरेट होने के बाद वो और बड़े रेडियस वाले वक्र में गति करने लगता है। तो इसलिए हम यहाँ देख रहे हैं कि एक स्पाइरल बना रहा है वो वास्तव में, और क्योंकि उसका हर बार वो D1 और D2 के बीच में जो गैप है उससे गुजरता है, एक्सेलरेट होता है और उसके सर्कल का रेडियस बढ़ता चला जाता है। तो जब तक वो पूरे D के बराबर शेप का रेडियस बना लेता है तब तक हम उसे कई बार इस गैप से होकर गुजारते हैं, और यही इसके एक्सेलरेशन का कारण है। कंस्ट्रक्शन जैसा हमने देखा कि ये पार्टिकल एक्सेलरेटर है जिसमें कि सेंटर से पार्टिकल्स को इजेक्ट किया जाता है और वो एक स्पाइरल पाथ में गति करता है। इस स्पाइरल ट्रैजेक्टरी का कारण है एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड जो कि उस डीज़ के चारों तरफ लगा दिया जाता है, और साथ ही इलेक्ट्रॉन्स को एक्सेलरेट करने के लिए RF फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाया जाता है।
और ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं ये दो डी शेप्ड के इलेक्ट्रोड्स, जिनको डीज भी कहा जाता है, तो डी शेप के इलेक्ट्रोड्स हैं ये हॉलो मेटल के बने हुए, और इनके भीतर की खाली जगह में इलेक्ट्रॉन जो है एक्सेलरेट होने के बाद स्पाइरल मोशन करता है और बार बार इस सर्कल से वो डी से वो गुज़रे, इसके लिए मैग्नेटिक फील्ड, स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड हम लगा देते हैं। अब हमको कैसे पता चलेगा कि ये किस फ्रीक्वेंसी से, यानी कितनी रेडियो फ्रीक्वेंसी का इलेक्ट्रिक फील्ड हमको लगाना चाहिए। तो वो रेडियो फ्रीक्वेंसी जो है वो इलेक्ट्रॉन की फ्रीक्वेंसी से मैच करना चाहिए, ताकि जैसे ही इलेक्ट्रॉन एक डी का चक्कर लगाकर वापस आए तो दूसरा जो डी है वो उसके अपोजिट फेज़ में हो और उसको इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट कर ले। तो ये फ्रीक्वेंसी जैसा कि हमने कैलकुलेट किया था कि किसी सर्कल में चक्कर लगाने का आवर्तकाल हमने कैलकुलेट किया था जब v और b दोनों परपेंडिकुलर हैं, तो वहाँ से आवर्तकाल का इन्वर्स जो है फ्रीक्वेंसी होता है, इसको साइक्लोट्रॉन रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी कहते हैं, और ये फ्रीक्वेंसी QB/2πm इस फॉर्मूले से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड को कंट्रोल करके हम फ्रीक्वेंसी को चेंज कर सकते हैं इलेक्ट्रॉन की, और इस फॉर्मूले से हमको फ्रीक्वेंसी मिल जाती है। इस फ्रीक्वेंसी से इलेक्ट्रिक फील्ड की फ्रीक्वेंसी को मैच करते हैं और इस प्रकार से साइक्लोट्रॉन जो है वो काम करता है। अगर हम वर्किंग देखें तो ये बहुत हम डिस्कस कर चुके हैं कि इलेक्ट्रॉन को इजेक्ट किया जाता है, वो मैग्नेटिक और इलेक्ट्रिक दोनों फील्ड में एक साथ वर्क करता है। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सेलरेट करने का काम करती है और मैग्नेटिक फील्ड उसको बेंड करने का काम करती है, और इस तरीके से वो एक स्पाइरल पाथ में गति करते जाते हैं। साइक्लोट्रॉन को थोड़ा मॉडिफाई करके सिंक्रोट्रॉन बनाया गया है। यहाँ पर सिंक्रोट्रॉन में साइक्लोट्रॉन को मॉडिफाई इस तरह से किया गया है कि जो गाइडिंग मैग्नेटिक फील्ड होती है, वहाँ पर एक स्टैटिक मैग्नेटिक फील्ड लगाया था हमने साइक्लोट्रॉन में, लेकिन हमने सिंक्रोट्रॉन में ये किया है कि जो गाइडिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसको भी टाइम डिपेंडेंट बना दिया है, ताकि जो मैग्नेटिक फील्ड है वो उसके पार्टिकल बीम की काइनेटिक एनर्जी जो हर बार बढ़ रही है उसके अनुसार उसमें वेरिएशन आता जाए मैग्नेटिक फील्ड में। तो इससे क्या होता है कि जो फेज़ डिफरेंस जो है वो मेंटेन रहता है। साइक्लोट्रॉन में कई बार ऐसा होता था कि अगर हम ठीक मैच ना करें, क्योंकि इलेक्ट्रॉन बहुत हाई फ्रीक्वेंसी पर जब आता है तो रिलेटिविस्टिक इफ़ेक्ट्स वगैरह भी वहाँ पर आने लगते हैं, तो जो फेज़ मैचिंग होती है D1 और D2 के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फेज़ है, अगर वो ठीक मैग्नेटिक फील्ड के फेज़ से मैच हो जाता है तो फिर हम अच्छी तरह से इलेक्ट्रॉन के पाथ को कंट्रोल कर पाएंगे। तो इस तरीके से फेज़ मैचिंग के लिए और रेडियल फोकसिंग के लिए हम सिंक्रोट्रॉन्स बनाते हैं। सिंक्रोट्रॉन में मैग्नेटिक फील्ड जो होती है वो टाइम डिपेंडेंट हो जाती है, और सिंक्रोट्रॉन जो है इसमें बेंडिंग, बीम फोकसिंग और एक्सेलरेशन, इन तीनों चीज़ों को अलग अलग कंट्रोल किया जा सकता है, अलग अलग कंपोनेंट्स बनाकर इनको फिक्स किया जा सकता है। तो ये एक बहुत ज़्यादा लार्ज स्केल फैसिलिटी के रूप में इसको डिज़ाइन किया गया है, और ये बहुत ज़्यादा पार्टिकल फिज़िक्स में काम आता है। एक और एग्जाम्पल जो कि मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन है, किसी चार्ज पार्टिकल के मोशन इन अ मैग्नेटिक फील्ड का एप्लीकेशन है, वो है मास स्पेक्ट्रोस्कोपी। तो मास स्पेक्ट्रोस्कोपी में हमको मालूम है कि जब कोई आवेशित कण जिसका मास m है तो वो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में गति करता है तो उस पर एक बल लगता है, और ये जो बल है अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी है और मैग्नेटिक फील्ड भी है तो लॉरेंट्ज़ फोर्स काम करता है। लॉरेंट्ज़ फोर्स का फॉर्मूला है QE + V × B। QE जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण बल है और QV × B जो है वो मैग्नेटिक फील्ड के कारण बल है। इन दोनों का कंबाइंड इफेक्ट जो है लॉरेंट्ज़ फील्ड कहलाता है, और ये फील्ड जो है वो उसके कारण ही उस पार्टिकल में एक्सेलरेशन जनरेट होता है, मास इनटू एक्सेलरेशन। तो इन दोनों को जब हम इक्वेट करते हैं तो हम Q को अगर ट्रांसफ़र कर देते हैं तो हमको मिलता है m/Q इंटू एक्सेलरेशन इज इक्वल टू E + V × B। मतलब इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड जो है उसके द्वारा हम एक्सेलरेशन को कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही ये जो एक्सेलरेशन है ये m/Q पर डिपेंडेंट हो गया, मतलब न सिर्फ मास या चार्ज पर बल्कि मास और चार्ज के रेशियो पर। अगर कणों का आवेश एक जैसा है लेकिन मास अलग अलग है तो वो उन पर लगने वाला बल जो है वो अलग अलग हो जाएगा। तो इस सिद्धांत पर मास स्पेक्ट्रोस्कोपी जो है या मास स्पेक्ट्रोमीटर काम करते हैं। तो यहाँ पर कंस्ट्रक्शन देख रहे हैं हम मास स्पेक्ट्रोग्राफ का। तो पहले तो जिस आयन को
ये कार्बन डाइऑक्साइड के लिए डिज़ाइन किया गया है, कार्बन डाइऑक्साइड के आइसोटोप्स को अलग करने के लिए। तो जिस पदार्थ का मास स्पेक्ट्रोग्राफ लिया जाना है उसको पहले आयन सोर्स के थ्रू हम आयोनाइज करते हैं और उसकी एक फ़ाइन बीम प्राप्त कर लेते हैं। उसके बाद ये जो आयन बीम है इसको एक मैग्नेटिक फील्ड से गुजारा जाता है और मैग्नेटिक फील्ड इसको डिफ्लेक्ट करने का काम करती है। अब क्योंकि ये जो फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड के कारण जो फोर्स लग रहा है, अभी हमने इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं लगाया, सिर्फ मैग्नेटिक फील्ड लगाया जो इसको डिफ्लेक्ट करने का काम कर रही है। अगर इलेक्ट्रिक फील्ड भी लगाएंगे तभी भी रिजल्टेंट यही होगा कि अलग अलग मास एंड चार्ज का रेशियो अलग अलग है। जैसा कि हम देख रहे हैं CO2 में 46, 45 और 44 होता है, तो बहुत कम डिफरेंस है। लेकिन उसके बावजूद ये इतना ज़्यादा सेंसिबल इंस्ट्रूमेंट है कि ये इतने कम अंतर वाले मास टू चार्ज रेशियो के आइसोटोप्स को भी एक दूसरे से अलग कर देता है। स्पेसिफिक चार्ज इनके अलग अलग हो गए तो इनको अलग अलग कर दिया। अब इसको डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट कर दिया जाता है और किस रेशियो में हमको ये तीनों बीम्स मिली हैं उसकी सहायता से हम कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितना मास है अलग अलग आइसोटोप्स का। तो इस तरीके से इसका कंस्ट्रक्शन है। एक और एप्लीकेशन जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट है हाई एनर्जी पार्टिकल फिज़िक्स में, मोमेंटम एनालाइज़र। वहाँ पर हमको पार्टिकल्स के मोमेंटम को एनालाइज करने की ज़रूरत होती है। कोई चार्ज पार्टिकल है उसको एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में गुजारा जाता है। ये मैग्नेटिक फील्ड जो है वो उसके वेलोसिटी के परपेंडिकुलर है। अब ये जो पार्टिकल्स हैं उसमें एक सर्कल बनाकर सर्कुलर मोशन करने लगेंगे, जैसा कि हमने पहले देखा है। अब ये इस फील्ड को किसी थोड़ी दूर तक ट्रैवल करते हैं और उसके बाद किसी बिंदु पर वो एग्ज़िट करते हैं। एग्ज़िट करने के बाद ये कहाँ जाएंगे ये डिपेंड करता है कि उन कणों का मोमेंटम कितना है। तो ये जो मोमेंटम स्पेक्ट्रोमीटर है या मोमेंटम एनालाइज़र है वो हमको ये बतला देता है कि कितने नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं जिनका मोमेंटम जो है P और P+dP के रेंज में पाया जाएगा। तो ये जो मोमेंटम होगा ये उन पार्टिकल्स के ऊपर लगने वाले चुंबकीय बल की सहायता से निकाला जा सकता है। QB x/2, अगर x दूरी वो तय करके उस बिंदु को हिट करता है तो इस तरीके से मोमेंटम एनालाइज़र काम करता है। यहाँ पर हम देख सकते हैं कि एक स्पेक्ट्रोमीटर है जिसमें यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ मोशन ऑफ पार्टिकल लगाया गया है। तो पहले फिगर में हम देख रहे हैं कि अलग अलग मोमेंटम वाले पार्टिकल्स जो हैं वो अलग अलग दूरी तय कर रहे हैं। x दूरी जो वो तय कर रहे हैं वो अलग अलग तय कर रहे हैं। और यहाँ पर हमने एक डिटेक्टर लगाया है पार्टिकल्स को कलेक्ट करने के लिए, लेकिन क्योंकि ये पार्टिकल्स का मोमेंटम अलग अलग है और ये बहुत दूर दूर पर जाकर इकट्ठे हो रहे हैं, तो इसलिए इनको डिटेक्ट करने के लिए हमको अलग अलग जगह पर डिटेक्टर्स, बहुत सारे डिटेक्टर्स लगाने पड़ेंगे। दूसरा जो काम हम कर रहे हैं कि हम इन पार्टिकल्स को एक ही एंगल पर इजेक्ट ना करके उनको अलग अलग एंगल पर हम इजेक्ट कर रहे हैं। पार्टिकल एक्सेलरेटर से गुजारा, उनके अलग अलग मोमेंटम जनरेट हुए, अब इनको हम अलग अलग एंगल से डाल रहे हैं। अलग अलग एंगल से डालने पर ये सर्कुलर मोशन करते हैं अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, और ये जाकर लगभग उस काउंटर के आसपास ही, तो हम एंगल्स को सेट करते हैं कुछ इस तरीके से कि वो सब के सब जाकर काउंटर्स पर जाकर गिरें और इस समय हम जाकर उनकी संख्या को काउंट कर सकते हैं। तो इस तरीके से मोमेंटम एनालाइज़र जो है वो काम करता है। तो यहाँ पर हम ये सोच सकते हैं कि मैग्नेटिक फील्ड का मोमेंटम से क्या रिलेशन है, तो वही पुराना फॉर्मूला है। V और B परपेंडिकुलर हैं एक दूसरे के, तो जो फोर्स लगता है वो QVB लगता है और इस फोर्स के कारण वो एक सर्कुलर मोशन करने लगता है, तो उस पर एक सेंट्रीपिटल फोर्स लगता है mv²/r। ये mv² को ही हम चेंज कर सकते हैं, m इंटू वी को मोमेंटम P लिख देते हैं, एक v और एक्स्ट्रा बच गया तो mv² को हम v इंटू P लिख देते हैं, डिवाइडेड बाय r ही है। तो ये किस रेडियस पर गति करेगा, सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस हम निकाल सकते हैं। सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस जो है वो P/QB के बराबर हो जाएगा इस फॉर्मूले से। इसका मतलब ये हुआ कि जो रेडियस है वो सीधे सीधे मोमेंटम पर डिपेंड कर रहा है। तो इस तरीके से मोमेंटम एनालाइज़र जो है वो अलग अलग मोमेंटम वाले पार्टिकल्स को सेपरेट करने के काम आता है और ये भी हाई एनर्जी फिज़िक्स का एप्लीकेशन है। तो इस तरीके से हमने देखा कि किस तरह से मैग्नेटिक फील्ड जो है वो आवेशित गति को प्रभावित करता है और उसके क्या क्या एप्लीकेशंस हैं। थैंक्स अ लॉट।